अपनी कल्टीवेशन पावर को जबरदस्ती पीक तक पुश कर सके। पिल खाते ही सीनियर जिया की बॉडी से एक बेहद ही खतरनाक रेड ऑरा निकलने लगती है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो जुआनजो की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हैं कि मैं इसे रोक रहा हूँ, तुम जल्दी से भागो। जुआनजो रोते हुए उन्हें दागे बोलता है और फिर उठकर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगता है। गोल्डन ईगल सीनियर जिया पर हमला करता है। सीनियर जिया अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड को हवा में उठाते हैं और अपना सबसे पावरफुल अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट करते हुए चिल्लाते हैं, क्विंगुआंग जियानाइंग जियोशा। उनकी स्वॉर्ड से हजारों रेड एनर्जी ब्लेड्स निकलकर ईगल की गोल्डन एनर्जी से टकराती हैं। गुफा में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन टियर 3 डीमन बीस्ट की ताकत के सामने सीनियर जिया का अटैक कमजोर पड़ जाता है। ईगल का अटैक उन्हें बुरी तरह से हिट करता है और वो हवा में उड़ते हुए जमीन पर आकर गिरते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो पूरी तरह से डिफीट हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जुआनजो किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डर और घबराहट की वजह से उसके हाथ से एक छोटा सा पाउच वहीं जमीन पर गिर जाता है। गुफा के अंदर गोल्डन ईगल धीरे धीरे चलते हुए घायल सीनियर जिया के पास आता है ताकि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सके। सीनियर जिया अपनी आखिरी सांसों पर थे, लेकिन वो फिर भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हैं कि आओ और मुझे मारो। लेकिन तभी अचानक से गुफा में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपीयर होता है। ये बूढ़ा आदमी पहले से ही बुरी तरह से घायल था और उसने आते ही ईगल पर एक अटैक किया, लेकिन उसके बाद वो खुद ही जमीन पर गिर जाता है। ईगल उन दोनों को इग्नोर करता है क्योंकि अब वो उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। वो अपने मैजिक का यूज करके एक बेहद ही बड़ा गोल्डन वॉर्टेक्स बनाता है, जिसके जरिए वो उस पूरे गोल्डन सन ट्री को जड़ से उखाड़ लेता है। ईगल उस ग्लोइंग ट्री को अपने साथ लेकर गुफा की टूटी हुई छत से हवा में उड़ जाता है और आसमान में दहाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआनजो उस स्टोरेज बैग को अपने सीने से लगाए हुए अंधेरे जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन अचानक से उसके सामने एक बेहद ही विशाल और डरावना टियर 2 पीक लेवल का गेल वुल्फ किंग आ जाता है। उस वुल्फ की आंखें ब्लू कलर से ग्लो कर रही थी और उसकी पूरी बॉडी पर लाइटनिंग एनर्जी घूम रही थी। जुआनजो डर के मारे वहीं रुक जाता है। वो जल्दी से अपने कपड़ों से 3 ग्लोइंग एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स निकालकर उस वुल्फ किंग पर फेंकता है। एक बड़ा सा लाइटनिंग एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वुल्फ किंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उस एक्सप्लोजन को चीरता हुआ सीधा जुआनजो की तरफ भागता है। तभी जंगल के अंधेरे से बाकी सारी वुल्व्स भी बाहर आ जाती हैं और जुआनजो को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जुआनजो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। वो डर के मारे अपनी एक और मैजिकल आइटम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वुल्फ किंग हवा में छलांग लगाता है और सीधा उसके ऊपर आकर उसे बुरी तरह से दबा लेता है। वुल्फ किंग एक ही हमले में जुआनजो को वहीं पर जान से मार देता है। ये सब नजारा यिन हुई दूर एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रही थी। उसकी पूरी बॉडी डर से कांप रही थी और उसने अपने हाथों में टैलिस्मन्स पकड़े हुए थे। वो देखती है कि वुल्फ किंग जुआनजो की मरी हुई बॉडी के पास खड़ा है, लेकिन तभी अचानक से वुल्फ किंग आसमान की तरफ देखता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं, जैसे उसने किसी बेहद ही भयानक चीज को महसूस कर लिया हो। बिना कोई वक्त बर्बाद किए वुल्फ किंग और उसका पूरा पैक अपने शिकार को वहीं छोड़कर तेजी से जंगल में भाग जाते हैं। यिन हुई इस अजीब घटना को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि इन गेल वुल्व्स ने अचानक से अपने शिकार को इस तरह क्यों छोड़ दिया। आखिर इस ल्यून माउंटेन रेंज में क्या खतरनाक होने वाला है। जैसे ही वुल्व्स वहाँ से जाते हैं, यिन हुई जल्दी से रेंगती हुई जुआनजो की बॉडी के पास आती है, उसके पास पड़े हुए स्टोरेज बैग्स को उठाती है और तेजी से वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद स्टोरी में आधे साल का टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं कि यिन हुई आधे साल के बेहद ही मुश्किल और खतरनाक सफर के बाद आखिरकार ल्यूयोन इमॉर्टल सिटी में पहुंच चुकी थी। वो एक कमरे में खड़ी होकर खिड़की खोलती है और बाहर के नजारे को देखती है। उसका चेहरा बहुत उदास था। नरेटर बताता है कि उस दिन जंगल में जो हुआ था वो एक बेहद ही भयानक बीस्ट टाइड की शुरुआत थी। बिना किसी वार्निंग के अचानक से लाखों डीमन बीस्ट ने इंसानी इलाकों पर हमला कर दिया। इस बीस्ट टाइड की पावर इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही किन किंगडम ने अपना 1/3 हिस्सा पूरी तरह से खो दिया। यहाँ तक कि जुआनतीय सेक्ट, जो कि इस रीजन के 4 सबसे बड़े और पावरफुल सेक्ट्स में से एक था, उसका मेन माउंटेन गेट भी इन बीस्ट्स ने तोड़ दिया। सेक्ट के सिर्फ 3 कोर फॉर्मेशन एल्डर्स ही किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल पाए। इस भयानक खतरे को देखते हुए ल्यूयोन इमॉर्टल सिटी ने तुरंत अपना सबसे पावरफुल और विशाल ग्लोइंग डिफेंस एरिया एक्टिवेट कर दिया ताकि सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। सीन शिफ्ट होता है और हम इमॉर्टल सिटी के मेन हॉल का नजारा देखते हैं, जहाँ पर हालात बेहद ही टेंशन वाले थे। एक फीमेल एल्डर वहाँ बैठे हुए गोल्डन कोर एंसेस्टर को रिपोर्ट दे रही थी। वो बताती है कि इस बार का बीस्ट टाइड बेहद ही खतरनाक है। सिर्फ टियर 3 डीमन बीस्ट्स की तादाद ही 10 से ज्यादा है और टियर 2 बीस्ट्स को तो गिना ही नहीं जा सकता। एक और एल्डर आगे आकर परेशानी से कहता है कि एंसेस्टर, अभी सिटी के बाहर डीमन बीस्ट्स की इतनी बड़ी आर्मी खड़ी है, हमें ये भी नहीं पता कि आगे चलकर कितने टियर 3 बीस्ट्स हम पर हमला करेंगे। अगर उन्होंने एक साथ हमला किया तो हमारा ये पावरफुल डिफेंस एरिया भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो सजेस्ट करता है कि हमें तुरंत बाकी 3 बड़े सेक्ट्स को मदद के लिए मैसेज भेजना चाहिए, लेकिन एंसेस्टर गंभीर आवाज में कहते हैं कि बाकी सेक्ट्स इस वक्त खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा। वो अपनी थ्रोन से खड़े होते हैं और एकदम लाउड और पावरफुल आवाज में अनाउंस करते हैं कि जब हम इस मुसीबत से भाग नहीं सकते तो हमें आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वो फीमेल एल्डर पेइड आयु की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए आज से इस सिटी के डिफेंस की पूरी कमांड तुम्हारे हाथों में होगी। हम सब तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इसके बाद एंसेस्टर एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करते हैं। वो अपने आदमी ल्यू युआन से कहते हैं कि मेरा हुक्म पूरी सिटी में फैला दो। पहला ऑर्डर, सिटी में मौजूद हर वो कल्टीवेटर जो क्यूई कंडेंसेशन के इनिशियल स्टेज से ऊपर है, उसे तुरंत सिटी की दीवारों पर जाकर डिफेंस में हिस्सा लेना होगा। दूसरा
ऑर्डर, सिटी की सभी दुकानों में मौजूद पिल्स, टैलिस्मन्स और मैजिकल वेपन्स को जबरदस्ती कॉन्फिस्केट करके फाइटर्स में बांट दिया जाएगा और जो लोग जिंदा बचेंगे उन्हें बाद में इसका कंपेंसेशन दिया जाएगा। तीसरा ऑर्डर, सिटी के सभी एल्केमिस्ट्स और वेपन रिफाइनर्स को इकट्ठा करके उनसे दिन रात काम करवाया जाएगा ताकि सप्लाईज की कमी न हो। एंसेस्टर गुस्से में सबकी तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं कि इस खतरे के वक्त चाहे कोई भी हो, सबको मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। अगर किसी ने भी इन ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया तो उसे वहीं पर जान से मार दिया जाएगा और अगर किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए रिसोर्सेज छुपाने की कोशिश की तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी के बाहर के ग्लोइंग एनर्जी पिलर्स को देखते हैं। एक मैनेजर भागता हुआ लू जिंगजो के कल्टीवेशन केव के दरवाजे पर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। वो चिल्लाता है कि डाओइस्ट लू, जल्दी से दरवाजा खोलो, ये एक एब्सोल्यूट इमरजेंसी है। लू जिंगजो परेशान होकर दरवाजा खोलता है और पूछता है कि क्या मसला है। मैनेजर हांफते हुए उसे बताता है कि सिटी पर एक बहुत बड़ा बीस्ट टाइड आने वाला है और लाखों डीमन बीस्ट सिटी को घेरने वाले हैं। उसने लू जिंगजो को एंसेस्टर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के बारे में बताया कि 4th लेयर से ऊपर के सभी कल्टीवेटर्स को तुरंत सिटी वॉल पर जाना होगा और अगर किसी ने मना किया तो उसे मार दिया जाएगा। वो लू जिंगजो से कहता है कि तुम जल्दी से ईस्ट कैंप की तरफ जाओ। लू जिंगजो तुरंत अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि रुको, मुझे कुछ आम टियर 1 पिल्स रिफाइन करनी आती हैं। ये सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम्हें कैंप जाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा सिटी लॉर्ड्स मैंशन जाओ क्योंकि वहाँ पर एल्केमिस्ट की बहुत ज्यादा कमी है। लू जिंगजो को तुरंत अपनी एल्डेस्ट सिस्टर और थर्ड ब्रदर जिंगफैंग का ख्याल आता है। वो तेजी से भागता हुआ सिटी के एक टूटे हुए हिस्से में आता है जहाँ पर एल्डेस्ट सिस्टर लू जिंगयू और जिंगफैंग थे। लू जिंगजो उनके पास जाता है और एल्डेस्ट सिस्टर से पूछता है कि सिटी वालों ने आप लोगों को कहाँ असाइन किया है। एल्डेस्ट सिस्टर उदास होकर बताती है कि जिंगचुआन और जिंगयुआन की कल्टीवेशन बहुत कम थी, इसलिए वो लोग इस ड्राफ्ट से बच गए, लेकिन मुझे और जिंगफैंग को वेस्ट सिटी के डिफेंस लाइन पर भेज दिया गया है जो कि बहुत खतरनाक जगह है। लू जिंगजो परेशान होकर पूछता है कि आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि आप एक एल्केमिस्ट हैं। सिटी वॉल पर जाना तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। एल्डेस्ट सिस्टर जिंगफैंग की तरफ देखती है और कहती है कि थर्ड ब्रदर जिंगफैंग की कल्टीवेशन बहुत कम है। अगर मैं अपने एल्केमिस्ट होने का फायदा उठाकर सेफ जगह पर चली गई तो वो फ्रंट लाइन पर अकेला मारा जाएगा। मैं उसकी एल्डेस्ट सिस्टर हूँ, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। लू जिंगजो उनकी इस कुर्बानी को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। वो अपने बैग से बहुत सारे ग्लोइंग गोल्डन टैलिस्मन्स निकालकर एल्डेस्ट सिस्टर के हाथों में रख देता है। वो कहता है कि ये सारे टैलिस्मन्स आपकी जान बचाने के काम आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको जिंदा रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर का नजारा देखते हैं। वहाँ पर एक सुपरवाइजर जो कि रेड कपड़ों में थी, वो बहुत सारे डरे हुए एल्केमिस्ट्स के सामने खड़ी थी। वो स्ट्रिक्ट आवाज में अनाउंस करती है कि तुम सबको स्पिरिट रिकवरी पिल्स, एंटीडॉट पिल्स और हीलिंग पिल्स बनानी होंगी। हर एक इंसान को 5 पोर्शंस मटेरियल्स दिए जाएंगे। आधे महीने के बाद जिस किसी की भी सक्सेस रेट 30% से कम हुई उसे यहाँ से निकालकर सीधा फ्रंट लाइन पर सिटी वॉल डिफेंड करने भेज दिया जाएगा। ये सुनकर सारे एल्केमिस्ट बुरी तरह डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एल्केमिस्ट पिल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके फर्नेसेस लगातार एक्सप्लोड हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लू जिंगजो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वो सीक्रेटली अपने सुयुआन कॉल्ड्रन का यूज करके फेल्ड मटेरियल्स को वापस रिकवर कर रहा था और आसानी से हाई क्वालिटी पिल्स रिफाइन कर रहा था। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि एक लंबा पेड़ हमेशा हवा का सामना करता है, इसलिए मुझे अपनी सारी सक्सेसफुल पिल्स इनके हवाले नहीं करनी चाहिए, वरना इनको मुझ पर शक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो रेड कपड़ों वाली सुपरवाइजर लू जिंगजो और 3 दूसरे एल्केमिस्ट की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम चारों यहीं रुकोगे। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि हर महीने तुम लोगों को 100 पोर्शंस पिल्स बनानी होंगी। अगर तुमने अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम भी इन लोगों जैसा ही होगा। कैमरा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी फेल्ड एल्केमिस्ट को गार्ड्स पकड़कर वहाँ से घसीटते हुए ले जा रहे थे और वो लोग डर के मारे रोते हुए और चीखते हुए मौत के मुंह में जा रहे थे। सिटी की दीवार पर खड़े होकर एंसेस्टर बाहर का नजारा देखते हैं जहाँ पर लाखों डेमन बीस्ट की एक बेहद ही विशाल आर्मी सिटी को घेर कर खड़ी थी। माहौल में एक बेहद ही खतरनाक टेंशन थी। एंसेस्टर अपनी लाउड और पावरफुल आवाज में सभी कल्टिवेटर्स को एड्रेस करते हुए अनाउंस करते हैं कि डेमन बीस्ट्स ने हम पर हमला कर दिया है और आज हमें अपनी इस सिटी को हर हालत में प्रोटेक्ट करना होगा। वो सभी कल्टिवेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए एक बड़ा इनाम रखते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी एक टियर एक डेमन बीस्ट को मारेगा उसे 100 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम मिलेगा और जो कोई एक टियर 2 डेमन बीस्ट को मार गिराएगा उसे सीधा एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल दी जाएगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे कल्टिवेटर्स के अंदर एक नया जोश आ जाता है। एंसेस्टर ऑर्डर देते हैं कि इन डेमन बीस्ट को मिटा दो। सारे कल्टिवेटर्स अपनी स्वॉर्ड्स और वेपन्स निकालकर जोर से चिल्लाते हुए उन बीस्ट की तरफ चार्ज कर देते हैं। हर तरफ मैजिक अटैक्स और स्वॉर्ड्स के टकराने की आवाजें आने लगती हैं। हम लू शिंगफिंगी को भी देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड से बेहद ही गुस्से में एक बीस्ट पर हमला कर रहा था। तभी वहाँ पर एल्डेस्ट सिस्टर लू शिंगयू आ जाती है और वो शिंगफिंगी का हाथ पकड़
बढ़कर उसे रोकती है। वो गंभीर आवाज में उसे समझाती है कि शिंगफेंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी मैजिक पावर को बहुत ही ध्यान से यूज करना होगा। अपनी सारी एनर्जी को इन छोटे बीस्ट पर वेस्ट मत करो, वरना बाद में जब असली खतरा आएगा तो तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। शिंगफेंगी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, अगर हम ज्यादा बीस्ट को मारेंगे तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे ना, तो फिर हम अपने आप को क्यों रोके? एल्डेस्ट सिस्टर उसे समझाती है कि अगर सिटी का आदेश डिफेंस एरिया टूट गया और उस वक्त तुम्हारे पास मैजिक पावर नहीं हुई तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पूरी ताकत कभी भी किसी के सामने रिवील मत करना। और जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, तो इन बीस्ट्स को मारकर हमें जो रिसोर्सेज मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा हम पिल्स रिफाइन करके कमा सकते हैं, इसलिए अपनी जान को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। शिंगफेंगी को उनकी बात समझ आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद शिंगफेंगी पूछता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, ये बीस्ट इतनी बड़ी तादाद में हमला क्यों कर रहे हैं जबकि ये सब सिर्फ टियर 1 के हैं? एल्डेस्ट सिस्टर सिटी के बाहर देखते हुए बताती है कि ये सब हाई लेवल बीस्ट की चाल है। वो इन लो लेवल बीस्ट को आगे भेजकर हमारे डिफेंस एरिया की एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं। जब एरिया की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी तब वो हाई लेवल बीस्ट अपना असली हमला करेंगे और वही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू शिंगजो को देखते हैं जो इंजर्ड और थके हुए कल्टिवेटर्स के बीच में से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो जमीन पर डर और मायूसी की हालत में बैठी हुई थी। ये उसकी फोर्थ आंट थी। लू शिंगजो उन्हें इस हालत में देखकर हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि फोर्थ आंट यहाँ इस हालत में क्यों है? वो तो क्लैन लीडर के साथ थी ना, कहीं फैमिली पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं आ गई? वो तेजी से उनके पास जाता है और उन्हें आवाज लगाता है, फोर्थ आंट। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, फोर्थ आंट तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख देती हैं और उसे चुप रहने का इशारा करती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो धीमी आवाज में कहती हैं कि शिंगजो, मुझसे कुछ मत पूछो, अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी, लेकिन अगर मैं मारी गई तो तुम यही समझना कि तुमने मुझे यहाँ कभी देखा ही नहीं था। ये बोलकर वो अपने कपड़ों के अंदर से 3 भरे हुए स्टोरेज बैग्स निकालकर लू शिंगजो के हाथों में थमा देती हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से वार्निंग देती हैं कि याद रखना, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को भनक भी लग गई तो लू फैमिली का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर फोर्थ आंट वहाँ से तेजी से चली जाती हैं और लू शिंगजो उन्हें जाते हुए परेशानी से देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लू शिंगजो एल्डेस्ट सिस्टर और शिंगफेंगी के पास आता है। एल्डेस्ट सिस्टर उसे वहाँ देखकर परेशान होती है और पूछती है कि थर्ड ब्रदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सेफ जगह पर होना चाहिए था, जल्दी से वापस जाओ। लू शिंगजो मुस्कुराते हुए कहता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, मैं यहाँ फ्रंट लाइन पर लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे पता था कि आप लोगों के पास पिल्स खत्म होने वाली होंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ हीलिंग और एनर्जी रिकवरी पिल्स लेकर आया हूँ। वो अपने बैग से कुछ चमकती हुई बॉटल्स निकालकर उन दोनों को देता है। शिंगफेंगी उन पिल्स को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि थर्ड ब्रदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन पिल्स के साथ मैं और भी ज्यादा डेमन बीस्ट को मारूंगा। लू शिंगजो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में समझाता है कि शिंगफेंगी, बीस्ट को मारना जरूरी है लेकिन अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा एल्डेस्ट सिस्टर की बात मानना और कोई भी जल्दबाजी मत करना। फिर वो एल्डेस्ट सिस्टर की तरफ मुड़कर कहता है कि आप शिंगफेंगी का पूरा ध्यान रखना क्योंकि वो फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डेस्ट सिस्टर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगी, तुम बस जल्दी से यहाँ से वापस सेफ जगह पर चले जाओ। लू शिंगजो वहाँ से वापस जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि चाहे लू कामना फैमिली किसी भी खतरनाक साजिश में क्यों ना फंस गई हो, मैं हर हालत में अपने परिवार को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और एक बेहद ही भयानक और विशाल रेड कलर की लाइटनिंग आसमान से सीधा सिटी के ग्लोइंग डिफेंस एरिया पर आकर गिरती है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि पूरी सिटी बुरी तरह से हिल जाती है। लू शिंगजो उस अटैक की पावर को महसूस करके हैरान रह जाता है और कहता है कि इतना खतरनाक प्रेशर, ये किसी टियर 1 बीस्ट का अटैक नहीं हो सकता। वहीं दीवार पर खड़े एंसेस्टर भी इस अटैक को देखकर अलर्ट हो जाते हैं और लाउड आवाज में अनाउंस करते हैं कि टियर 2 डेमन बीस्ट आ गए हैं। वो तुरंत अपने सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स को ऑर्डर देते हैं कि अब तुम्हारे एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अपनी पूरी ताकत से इन बीस्ट्स पर हमला करो और इन्हें पीछे धकेलो। उनका ऑर्डर सुनते ही सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स अपनी स्वॉर्ड्स और मैजिक वेपन्स निकाल लेते हैं और आसमान में उड़ते हुए उन टियर 2 बीस्ट्स पर अपने सबसे पावरफुल नदी एनर्जी अटैक्स फायर करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ कलरफुल बीम्स और एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं, लेकिन इन अटैक्स के बावजूद बीस्ट की तादाद बहुत ज्यादा थी। कमांडर लियो युआन एंसेस्टर के पास आता है और परेशानी से कहता है कि एंसेस्टर, ये टियर 2 बीस्ट्स बहुत समझदार हैं और इन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप कर ली है। अगर हम इसी तरह से सिर्फ दीवार के पीछे खड़े होकर डिफेंड करते रहे तो हमारा ये एरे ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाएगा। एंसेस्टर गंभीर होकर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक लेकिन जरूरी प्लान है। हम सब एक साथ इस एरे से बाहर निकलकर उन बीस्ट्स पर सरप्राइज अटैक करेंगे। हम उनके बीच में घुसकर जितने ज्यादा टियर 2 बीस्ट को मार सकते हैं मारेंगे और फिर अपना काम पूरा करके तुरंत वापस एरे के अंदर आ जाएंगे। कमांडर लियो जानता था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एग्री कर लेता है। एंसेस्टर अपने एक भरोसेमंद डिसाइपल को एक गोल्डन कलर का ग्लोइंग टोकन देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि इस टोकन के जरिए तुम इस डिफेंस एरे को कंट्रोल करोगे। जब मैं इशारा करूंगा तो एरे
में एक रास्ता खोल देना और जैसे ही हम वापस अंदर आए इसे तुरंत बंद कर देना। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डिसाइपल टोकन पकड़कर बो करता है और कहता है कि मैं समझ गया। इसके बाद एंसेस्टर दीवार पर खड़े बाकी सभी कल्टिवेटर्स को ऑर्डर देते हैं कि अपने अटैक्स की पावर को और बढ़ा दो ताकि हमें बाहर निकलने का कवर मिल सके। सारे कल्टिवेटर्स पूरी ताकत से मैजिक फायर करते हैं। एंसेस्टर और उनके साथ बाकी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स हवा में उड़ते हुए एरे से बाहर निकलते हैं। वो सीधा डेमन बीस्ट की आर्मी के बीच में लैंड करते हैं और अपने भयानक अटैक से उन बीस्ट्स को मारना शुरू कर देते हैं। एंसेस्टर अपने हाथ से एक बड़ा सा गोल्डन मैजिक सील बनाते हैं जो कई बीस्ट्स को एक साथ क्रश कर देता है। बाकी कल्टिवेटर्स भी अपनी स्वॉर्ड से उन बीस्ट्स के टुकड़े कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने बहुत सारे टियर 2 बीस्ट्स को मार गिराया, लेकिन तभी आसमान में अचानक से एक बेहद ही डरावना और विशाल डार्क वोर्टेक्स बनने लगता है। पूरा आसमान काला पड़ जाता है और उस वोर्टेक्स के अंदर से बेहद ही भयानक ऑराज निकलने लगती हैं। एंसेस्टर और कमांडर लियू ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस वोर्टेक्स के अंदर से 5 बेहद ही खतरनाक टियर 3 कोर फॉर्मेशन डेमन बीस्ट्स बाहर आते हैं। इनमें एक फ्लेमिंग लायन, एक विशाल ईगल, एक बड़ा सा गोरिल्ला, एक जहरीला सांप और एक और बीस्ट शामिल थे। इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि हवा में प्रेशर बन गया था। एंसेस्टर इन 5 टियर 3 बीस्ट को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि पीछे हटो, जल्दी से एरे के अंदर वापस चलो। सारे कल्टिवेटर्स अपनी जान बचाकर तेजी से एरे के अंदर भागते हैं और वो डिसाइपल तुरंत एरे को बंद कर देता है, लेकिन वो बीस्ट उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। गोल्डन ईगल हवा में अपने पंख फैलाता है और अपने मुंह से एक बेहद ही मैसिव और डिस्ट्रक्टिव गोल्डन एनर्जी बीम सीधा उस डिफेंस एरे पर फायर करता है। एंसेस्टर एरे के अंदर से अपने दोनों हाथों से मैजिक पुश करके उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टियर 3 बीस्ट का अटैक इतना पावरफुल था कि वो ग्लोइंग बैरियर एक ही सेकंड में कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। बैरियर के टूटते ही वो सारे खतरनाक बीस्ट सिटी के अंदर घुस आते हैं और वहाँ पर पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। हर तरफ मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। गोरिल्ला बिल्डिंग्स को अपने हाथों से तोड़ रहा था और लायन कल्टिवेटर्स को जिंदा चबा रहा था। एंसेस्टर गुस्से और डर के साथ चिल्लाते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करो, रीइंफोर्समेंट्स रास्ते में हैं, हमें बस थोड़ी देर और टिकना है। लेकिन हालत पूरी तरह से उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। कल्टिवेटर्स उन बीस्ट्स के सामने मच्छर की तरह मरे जा रहे थे। हम देखते हैं कि एल्डेस्ट सिस्टर लू शिंग्यू भी एक अटैक की वजह से बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। कमांडर लियू भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और वो जमीन पर बैठकर अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों, मैं अब और नहीं लड़ सकता, मैं तुम सबसे पहले इस दुनिया से जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर अकेले ही उस गोरिल्ला और स्नेक का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हर तरफ से घिर चुके थे। गोल्डन ईगल आसमान से उन्हें देखता है और उन्हें खत्म करने के लिए एक बेहद ही खतरनाक गोल्डन बीम फायर करता है। एंसेस्टर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका मरना तय है, लेकिन अचानक से आसमान से एक बेहद ही शानदार और पावरफुल गोल्डन स्वॉर्ड बीम नीचे आती है और उस ईगल के अटैक को बीच में ही ब्लॉक कर देती है। उसके साथ ही एक आग से बनी हुई विशाल फीनिक्स हवा में अपीयर होती है जो उन बीस्ट्स पर सीधा हमला करती है। इस अचानक हुए अटैक से बीस्ट पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। धूल छटने के बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक जवान आदमी सफेद कपड़ों में हवा में फ्लोट कर रहा था। उसके चारों तरफ एक बेहद ही शार्प और पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा थी। ये हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर ली तियानई था। एंसेस्टर उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं और झुककर कहते हैं कि दाओइस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो आज हम सब यहाँ मारे जाते। तभी आसमान के बादलों को चीरता हुआ एक बेहद ही विशाल और शानदार फ्लाइंग शिप वहाँ पर आता है। उस शिप के डेक पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके बाल और दाढ़ी सफेद थे। ये हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एक और एल्डर मो लाओताओ थे। एंसेस्टर उन्हें देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मो लाओताओ, अगर तुम एक कदम और लेट आते तो शायद तुम्हें मेरी कब्र पर आकर शराब चढ़ानी पड़ती। मो लाओताओ गंभीर आवाज में कहते हैं कि पहले इन बीस्ट्स का मसला हल करते हैं, बातें बाद में होंगी। ये बोलकर वो और ली तियानई अपनी पूरी ताकत से उन बीस्ट्स पर टूट पड़ते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो टियर 3 बीस्ट्स पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है और बादलों के अंदर से एक बेहद ही भयानक आवाज आती है। एक विशाल और डरावना व्हाइट कलर का ड्रैगन बादलों से बाहर निकलता है। ये एक टियर 4 नेसेंट सोल लेवल का फ्लड ड्रैगन था। उसकी बॉडी पर ब्लू लाइटनिंग स्पार्क कर रही थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। ड्रैगन अपनी भारी आवाज में कहता है कि तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इलाके में आकर मेरे साथियों को मारो। ली तियानई अपने एरोगेंस में आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करके कहता है कि मैंने मारा है इन्हें, तो बताओ तुम क्या कर लोगे। ड्रैगन उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि OH, तो तुम मो लाओताओ के नए चेले हो, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी हैं। चलो देखते हैं कि तुमने अपने मास्टर से कितनी ताकत सीखी है। ये बोलकर ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक बेहद ही भयानक आइस और लाइटनिंग से भरा हुआ बीम सीधा ली तियानई की तरफ फायर करता है। ली तियानई तुरंत अपनी स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है और एक मैसिव गोल्डन स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करता है ताकि उस अटैक को रोक सके। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं और एक बेहद ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सोल के बीच का फर्क बहुत ज्यादा था। ड्रैगन का अटैक ली तियानई
तियानई के फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ देता है और उसे बुरी तरह से हिट करता है। ली तियानई हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर आकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो अपनी चोट को पकड़कर गुस्से में कहता है कि कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सोल का फर्क सच में बहुत बड़ा है। ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात बस इतनी ही थी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए एक और अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से मो लाओ जिनका असली नाम वांग मिंगयांग था और वो खुद एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर थे। वो बीच में आकर अपने मैजिक शील्ड से उस अटैक को रोक लेते हैं। वांग मिंगयांग शांत आवाज में ड्रैगन से पूछते हैं कि दाओइस्ट, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ड्रैगन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा ये चेला बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसने मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। वांग मिंगयांग थोड़ा मुस्कुराते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी औकात भी तो बस इतनी ही है कि तुम एक कोर फॉर्मेशन बच्चे पर अपनी ताकत दिखा रहे हो। जिस दिन मेरा ये चेला नेसेंट सोल लेवल पर पहुंच गया, उस दिन तुम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। ड्रैगन उनकी इस बात पर और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो वांग मिंगयांग का मुकाबला नहीं कर सकता। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये मुझे कैसे हराता है, मैं इसके ब्रेक थ्रू का इंतजार करूंगा। ये बोलकर ड्रैगन वहाँ से मुड़ता है और अपने सभी डेमन बीस्ट्स को वापस लौटने का ऑर्डर देता है। देखते ही देखते वो सारी बीस्ट्स की आर्मी वहाँ से गायब हो जाती है। ली तियानई जमीन से उठकर गुस्से में चिल्लाता है कि तुम मुझे याद रखना, 50 साल के अंदर मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। वांग मिंगयांग उसे गुस्से से देखते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि चुप रहो बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नेसेंट सोल बीस्ट को प्रोवोक करने की? अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम आज राख बन चुके होते। वापस सेक्ट चलकर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो दोनों अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एंसेस्टर और बाकी लोग थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। एंसेस्टर अपने साथी से पूछते हैं कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने अचानक हमारी मदद क्यों की? साथी बताता है कि मैंने सुना है कि वो लोग किन किंगडम में अपने कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स का नुकसान नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की और अब उन्हें सेक्ट में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो वापस चले गए। एंसेस्टर एक लंबी सांस लेते हैं और फिर सभी बचे हुए कल्टिवेटर्स की तरफ मुड़कर लाउड आवाज में अनाउंस करते हैं कि हमारी मेहनत कामयाब हुई, डेमन बीस्ट्स पीछे हट चुके हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया है वो अपने इनाम के तौर पर 2 डेमन बीस्ट्स की कॉर्प्सेस ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कोई भी आपस में लड़ाई नहीं करेगा। और इसके साथ ही सिटी के अंदर मौजूद सभी दुकानों का आने वाले 2 साल का रेंट पूरी तरह से माफ किया जाता है ताकि सिटी वापस से खड़ी हो सके। ये सुनते ही सारे कल्टिवेटर्स खुशी से झूम उठते हैं और जल्दी जल्दी अपने लिए कॉर्प्सेस जमा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि लू शिंग्यू और शिंगफेंगी भी इस भयानक लड़ाई में जिंदा बच गए थे और वो दोनों थक कर जमीन पर बैठे हुए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू शिंगजो को उसके कमरे में देखते हैं। वो अपना सामान पैक कर रहा था। वो कहता है कि अब जब बीस्ट टाइड खत्म हो चुका है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी उसकी मुलाकात हान युक्सी से होती है जो कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर थी। हान युक्सी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि लू शिंगजो, तुम्हारा अल्केमी टैलेंट सच में बहुत कमाल का है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने किंगयून सेक्ट में अपना डिसाइपल बना सकती हूँ। वहाँ तुम्हें कल्टिवेशन के बेहतरीन रिसोर्सेज मिलेंगे और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लू शिंगजो ये ऑफर सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो तुरंत हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है कि सीनियर हान, आपके इस ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी कामना फैमिली इस वक्त बहुत कमजोर है और उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अकेले छोड़कर किसी सेक्ट में नहीं जा सकता। अपने मन में वो ये भी सोचता है कि अगर मैं किसी बड़े सेक्ट में गया तो वहाँ के पावरफुल कल्टिवेटर्स मेरे सुयुआन कॉल्ड्रॉन के राज को आसानी से पकड़ लेंगे, जो कि मेरे लिए मौत का फरमान होगा। हान युक्सी उसकी बात समझ जाती है और उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है। वो अपने पास से एक चमकता हुआ ग्रीन जेड पेंडेंट निकाल कर लू शिंगजो को देती है और कहती है कि तुमने इस लड़ाई में सिटी की बहुत मदद की है। ये पेंडेंट तुम्हारे उस कंट्रीब्यूशन और तुम्हारे टैलेंट का इनाम है, इसे अपने पास रख लो। लू शिंगजो उनका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए लू शिंगजो एक सुनसान गली में आता है जहाँ पर उसकी फोर्थ आंट छुपकर उसका इंतजार कर रही थी। फोर्थ आंट उसे देखकर पूछती है कि शिंगजो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम क्लैन लीडर और बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हो? लू शिंगजो उन्हें शांत कराता है और कहता है कि फोर्थ आंट, अभी मेरे पास इन सब बातों का जवाब देने का वक्त नहीं है। वो अपने पास से एक टोकन निकालकर उन्हें देता है और बताता है कि ये मेरे पुराने कल्टिवेशन केव का टोकन है। वो जगह बिल्कुल सेफ है और वहाँ कोई नहीं आता। आप फिलहाल वहाँ जाकर छुप जाएं। मैं आपसे बाद में मिलकर सारी बातें करूंगा। फोर्थ आंट टोकन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लू शिंगजो सिटी के टूटे हुए हिस्से में आता है जहाँ पर एल्डेस्ट सिस्टर और शिंगफेंगी एक टूटी हुई दीवार के पास थक कर बैठे हुए थे। लू शिंगजो उनके पास आता है और उन्हें हान युक्सी के ऑफर के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि फैमिली ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, तो अब मैं उन्हें इस मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। फिर वो पूछती है कि अब आगे का क्या प्लान है, हम यहाँ क्या करेंगे? लू शिंगजो मुस्कुराता है और कहता है कि सिटी अभी दोबारा से बन रही है और एंसेस्टर ने 2 साल के लिए रेंट माफ कर दिया है, तो क्यों ना हम अपना खुद का एक शॉप रेंट पर ले लें और यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करें। एल्डेस्ट सिस्टर थोड़ा परेशान होती है और कहती है कि लेकिन हमारे पास तो स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। लू शिंगजो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आप उसकी फिक्र मत करें, मेरे पास काफी स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो तेजी से उस शॉप मैनेजर के पास जाते हैं जिससे उन्होंने पहले केव रेंट पर लिया था। लू शिंगजो काउंटर पर हाथ रखकर कहता है कि मैनेजर, हमें एक आम सी दुकान रेंट पर लेनी है। मैनेजर अपनी बुक चेक करता है और बताता है कि एक आम दुकान का 1 साल का रेंट 1500 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होगा। बताओ तुम्हें कितने साल के लिए चाहिए? लू शिंगजो कहता है कि मुझे पूरे 5
5 साल के लिए चाहिए और मैं अभी 3 साल का एडवांस रेंट देने को तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, एंसेस्टर ने जो 2 साल का रेंट माफ करने की बात की थी उसका क्या? मैनेजर ये सुनकर थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है कि दाओइस्ट लू, आप शायद गलत समझ गए हैं। वो रेंट माफी का ऑफर सिर्फ उन पुराने दुकानदारों के लिए है जो पहले से यहाँ बिजनेस कर रहे थे। नए किराएदारों को पूरा रेंट देना होगा। मैनेजर कहता है कि मैं इस बारे में अकेले फैसला नहीं ले सकता, मुझे अपने सीनियर अंकल से इस बारे में बात करनी होगी। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर बताता है कि सीनियर अंकल ने इस बात के लिए हाँ कर दी है, लेकिन तुम्हें 800 स्पिरिट स्टोन्स का प्राइस डिफरेंस पे करना होगा। लू शिंगजो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास से चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स निकालकर टेबल पे रख देता है, क्योंकि उसके पास अब स्पिरिट स्टोन्स की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद लू शिंगजो एल्डेस्ट सिस्टर लू शिंगयू की तरफ देखता है और कहता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, अब आप दुकान खोलने की तैयारी करें, मैं तब तक जाकर कुछ पिल्स रिफाइन कर लेता हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर उससे पूछती है कि रुको, तुमने इस दुकान का नाम क्या सोचा है? लू शिंगजो चलते हुए पीछे मुड़कर कहता है कि नाम आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लू शिंगजो को तेजी से भागते हुए एक अंधेरी और छिपी हुई गुफा के अंदर आते हुए देखते हैं। वहाँ पर एक पत्थर के सहारे उसकी 4th आंट बैठी हुई थी। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह से घायल थी। उनकी सांस तेजी से चल रही थी। लू शिंगजो उन्हें इस हालत में देखकर बुरी तरह से परेशान हो जाता है और उनके पास जाकर पूछता है कि 4th आंट, आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? 4th आंट की आंखों में आंसू थे और उनके होठों से खून निकल रहा था। वो रोते हुए और कांपती हुई आवाज में बताती हैं कि शिंगजो, जो लोग भी उस मिशन पर गए थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। हमने रास्ते में एक बेहद ही खतरनाक टियर 3 डेमन बीस्ट का सामना किया था। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाई क्योंकि क्लैन लीडर ने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे थे और उन्होंने मुझे बचाने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया था। ये सुनकर लू शिंगजो के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में कहता है कि क्या सब मारे गए? तो फिर क्लैन लीडर और बाकी लोग, क्या वो भी नहीं बचे? हमें तुरंत जाकर इस बात की खबर जिया फैमिली को देनी चाहिए। लेकिन 4th आंट तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकती हैं और कहती हैं कि शिंगजो, तुम पहले शांत हो जाओ, हमारी टीम के अंदर एक गद्दार मौजूद था। जो फैमिली ने सीक्रेटली पिंगयांग काउंटी की ली फैमिली को हमारे पीछे लगा दिया था। अब जब वहाँ पर सब लोग मारे जा चुके हैं तो हमारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं बचा है। अगर मैं अभी बाहर जाकर ये सब बातें बताऊंगी तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? उल्टा जिया फैमिली को जब ये पता चलेगा तो क्या वो हमारी लू फैमिली को जिंदा छोड़ेंगे? लू शिंगजो को उनकी बात समझ आ जाती है और वो परेशान होकर पूछता है कि 4th आंट, तो फिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? 4th आंट एक लंबी सांस लेती हैं और कहती हैं कि तुम बस यही समझना कि कुछ भी नहीं हुआ है और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो मुझसे मिलने मत आना। और हाँ, मैंने तुम्हें जो स्टोरेज बैग दिया था वो मैंने जिया फैमिली के सीनियर जिया लिंजो की बॉडी से निकाला था, तुम खुद ही सोच समझकर उसे हैंडल कर लेना। आखिर में वो कहती हैं कि अब फैमिली की हालत ऐसी हो चुकी है जहाँ पुराने लोग जा रहे हैं और नए लोग अभी तैयार नहीं है। अब पूरी फैमिली का बोझ तुम जैसे जवान लोगों पर है। ये बोलकर वो अपने पास से एक चमकता हुआ ग्रीन कलर का कंट्रीब्यूशन टोकन निकालकर लू शिंगजो को देती हैं और कहती हैं कि इस टोकन को अपने पास रख लो। लू शिंगजो उस टोकन को अपने हाथ में लेता है और उस पर बने हुए नंबर्स को देखता है। उस टोकन पर 700 पॉइंट्स लिखे हुए थे। लू शिंगजो हैरान होकर कहता है कि एक मिड स्टेज की कंडेंसेशन कल्टीवेटर के पास इतने सारे पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? जरूर 4th आंट ने वहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा किया होगा। वो 4th आंट से कहता है कि आप यहाँ पर आराम करें, मैं चलता हूँ। इसके बाद हम लू शिंगजो को तेजी से भागते हुए इमॉर्टल सिटी की सड़कों पर देखते हैं। वो भागता हुआ सीधा एक बड़े से हॉल में आता है जहाँ पर एक्सचेंज काउंटर था। वो काउंटर पर अपना टोकन रखता है और कहता है कि मुझे फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, इनसाइट और युआन लिंग लिक्विड चाहिए। काउंटर पर खड़ा आदमी उस टोकन को चेक करता है और उसके बदले में उसे एक जेड स्लिप और एक चमकती हुई बोतल दे देता है। लू शिंगजो उन दोनों चीजों को अपने बैग में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू शिंगजो को वापस अपनी दुकान में देखते हैं। एल्डेस्ट सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि 3rd ब्रदर, आज से तुम और शिंगफेंगी दोनों 2nd फ्लोर पर कल्टीवेशन करोगे। ये कमरा मैं तुम्हें दे रही हूँ और हाँ, मैंने दुकान का नाम सोच लिया है, इसका नाम होगा बैकाओ दांतंग। बताओ तुम्हें ये नाम कैसा लगा? लू शिंगजो मुस्कुराता है और कहता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, नाम तो ठीक है लेकिन आपको दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाना होगा। उस पे लिखना कि हमारी दुकान लोगों के लिए टियर 1 पिल्स बिल्कुल फ्री में रिफाइन करेगी और हम पिल रेसिपीज भी कलेक्ट करते हैं। एल्डेस्ट सिस्टर फ्री का शब्द सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि फ्री में पिल रिफाइन? क्या तुम पागल हो गए हो? लू शिंगजो उसे समझाता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, ये सिर्फ पिल रेसिपीज जमा करने का एक तरीका है और हाँ, आज के बाद इस दुकान से जो भी इनकम होगी वो हम दोनों के बीच आधी आधी बांटी जाएगी। फैमिली के लोग अपनी जगह हैं, लेकिन अकाउंट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, वरना आगे चलकर फैमिली के बाकी लोगों को इस बात से प्रॉब्लम हो सकती है और आपस में मसले पैदा हो सकते हैं। एल्डेस्ट सिस्टर उसकी इस समझदारी से इम्प्रेस होती है और एग्री कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बैकाओ दांतंग का दरवाजा खुलता है और दुकान के बाहर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। सब लोग उस साइन बोर्ड को देखकर हैरान थे। एक आदमी जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार था और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था, वो आगे आता है और एल्डेस्ट सिस्टर से पूछता है कि मैनेजर, क्या तुम्हारी दुकान पर सच में फ्री में पिल्स रिफाइन की जाती है या फिर ये कोई धोखा है? एल्डेस्ट सिस्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काउंटर
काउंटर पर आती है और सबकी तरफ देखते हुए लाउड आवाज में अनाउंस करती है कि दाओइस्ट, आप फिक्र मत करें, हमारी दुकान जो कहती है वही करती है। हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी टियर 1 पिल्स रिफाइन करके देंगे और हमारी सक्सेस रेट 30% से कम नहीं होगी। अगर हम 30% सक्सेस रेट नहीं दे पाए तो हम आपको उसके बराबर का कॉम्पेंसेशन देंगे। हम इस बात का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को तैयार हैं। ये सुनकर वो स्कार वाला आदमी थोड़ा सोचता है और कहता है कि बातें बनाना बहुत आसान है, पहले मुझे एक ही गैदरिंग पिल देकर दिखाओ, तब मैं मानूंगा। एल्डेस्ट सिस्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और अपने पास से 2 चमकती हुई पिल्स निकालकर उसके हाथ में रख देती है। वो आदमी उन पिल्स को अपने हाथ में उठाकर गौर से देखता है और उनकी क्वालिटी को चेक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस स्कार वाले आदमी को एक कमरे में कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। वो उन पिल्स को कंज्यूम करता है और उसकी बॉडी से एक तेज एनर्जी निकलने लगती है। वो उन पिल्स की पावर से पूरी तरह से हैरान था। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो आदमी तेजी से भागता हुआ वापस बैकाओ दांतन में आता है और काउंटर पर अपने दोनों हाथ जोर से मारते हुए चिल्लाता है कि मैनेजर, मुझे 2 बॉटल्स और 2। एल्डेस्ट सिस्टर शांत रहते हुए उसके सामने 2 ग्लोइंग बॉटल्स रख देती है और कहती है कि ठीक है, इनकी कीमत 102 स्पिरिट स्टोन्स होगी। वो आदमी तुरंत अपने बैग से स्पिरिट स्टोन्स निकालकर टेबल पर रख देता है। फिर वो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मेरा नाम यांग फान है और मैं एक डेमन हंटिंग स्क्वाड का मेंबर हूँ। मैनेजर, अगर मैं आगे से लगातार आपकी दुकान से पिल्स खरीदूं तो क्या आप मुझे कोई डिस्काउंट देंगी? एल्डेस्ट सिस्टर थोड़ा सोचने का नाटक करती है और कहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 5% डिस्काउंट दे सकती हूँ, इससे ज्यादा हमारे लिए नुकसान होगा। यांग फान इस ऑफर से खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, दुकान के बाहर खड़ी हुई बाकी भीड़ भी तुरंत अंदर घुस आती है और पिल्स खरीदने के लिए लाइन लगा लेती है। दुकान का बिजनेस एकदम से चल पड़ता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम लू शिंगजो को उसके कमरे में देखते हैं। वो अकेले जमीन पर बैठा हुआ था और उसके सामने 4th आंट के दिए हुए स्टोरेज बैग्स रखे हुए थे। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है इन बैग्स के अंदर का राज देखने का। वो अपनी मैजिक पावर को अपने माथे पर फोकस करता है और पहले स्टोरेज बैग की रेस्ट्रिक्शन को तोड़ देता है। जैसे ही बैग खुलता है, उसके अंदर से एक बेहद ही चमकता हुआ लाइट निकलता है और हजारों की तादाद में ब्लू स्पिरिट स्टोन्स जमीन पर गिरने लगते हैं। पूरा कमरा उन स्पिरिट स्टोन्स की रोशनी से भर जाता है। लू शिंगजो उन स्टोन्स को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। तभी उसकी नजर उस ढेर के बीच में रखे हुए एक अजीब से अंडे पर पड़ती है। ये एक बड़ा सा गोल्डन एग था जिस पर रेड कलर की ग्लोइंग वेन्स बनी हुई थी। लू शिंगजो उस अंडे को अपने हाथ में उठाकर देखता है और कहता है कि एक लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर ने इस अंडे को इतनी हिफाजत से अपने पास रखा हुआ था। इसका मतलब है कि ये कोई आम चीज नहीं है, जरूर ये किसी बहुत ही खतरनाक और रेयर डेमन बीस्ट का अंडा होगा। ये सोचकर वो अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है और अपने खून की एक बूंद उस अंडे पर गिरा देता है ताकि वो उसे अपना बना सके। खून अंडे के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और अंडा एक बार ग्लो करके शांत हो जाता है। इसके बाद लू शिंगजो दूसरे और सबसे बड़े स्टोरेज बैग को उठाता है। वो दोबारा से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैग की रेस्ट्रिक्शन को तोड़ता है। इस बार जैसे ही बैग खुलता है, एक बेहद ही भयानक एनर्जी ब्लास्ट होता है और उस बैग में से पहले वाले से भी कहीं ज्यादा लाखों की तादाद में चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स बाहर निकलकर एक बड़ा सा ढेर बन जाते हैं। उन स्टोन्स के साथ साथ कुछ मैजिकल बॉक्सेस और एक चमकती हुई गोल्डन शील्ड भी बाहर आती है। लू शिंगजो जमीन पर बैठे बैठे इस विशाल खजाने को देखता रहता है। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों में उन स्पिरिट स्टोन्स को उठाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो खुशी के मारे रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार आसमान ने मेरी सुन ली। आसमान ने हमारी लू फैमिली पर अपनी मेहरबानी कर दी है। अब मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वो हंसते हंसते जमीन पर लेट जाता है और उन स्पिरिट स्टोन्स को हवा में उछालने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो शांत होता है तो वो उन मैजिकल बॉक्सेस की तरफ ध्यान देता है। वो उनमें से एक वुडन बॉक्स को उठाकर खोलता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है, उसके अंदर से एक बेहद ही तेज गोल्डन रोशनी निकलने लगती है। बॉक्स के अंदर 2 बेहद ही रेयर और कीमती गोल्डन सन फ्रूट्स रखे हुए थे। लू शिंगजो इन फ्रूट्स को देखकर हैरान होता है और कहता है कि गोल्डन सन फ्रूट्स, ये तो कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए यूज होते हैं। इसका मतलब है कि जिया लिंजो ने इन्हीं फ्रूट्स को हासिल करने के लिए वो पूरा प्लान बनाया था। फिर वो एक और बॉक्स खोलता है जिसमें एक ग्लोइंग जेड स्लिप रखी हुई थी। वो उस जेड स्लिप को अपने माथे पर लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये एक फॉर्मेशन टेक्निक है जिसका नाम 3 इल्यूजन्स ट्रैपिंग हेवन एरे था। लू शिंगजो समझ जाता है कि जिया लिंजो इन फ्रूट्स को खाकर वहीं पर कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहता था और इस एरे का यूज करके वो हेवनली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को ब्लॉक करने वाला था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और अब ये सब मेरा हो चुका है। इसके बाद वो एक और पर्पल कलर की जेड स्लिप को उठाता है। जैसे ही वो उसे पढ़ता है, उसकी आंखों